लास्ट क्लास में अपन ने प्रिकॉशन सीखी थी वैल्यू एडेड मेथड की। हमने कहा कि तीनों मेथड के अंदर आपके पास प्रिकॉशंस भी आती हैं। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक तो प्रैक्टिकल आता है, कई बार 6 मार्क्स में ये प्रिकॉशंस भी पूछ लेता है डायरेक्टली, और कई बार डायरेक्टली ना पूछ कर क्या करता है अपने से, कभी पूछता है कि इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वो भी इसी प्रिकॉशन पर, इन्हीं प्रिकॉशंस पर बेस्ड होंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हमने याद की वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस। टोटल कितनी प्रिकॉशंस है हमारे पास? 6। कैसे याद करें अपन ने? 2 2 2। हिंदी में बोलने में मजा आता है। 2 2 2। क्लियर है? हाँ। हमने कहा 6 पॉइंट है, 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिए। 2 2 2। पहले दो किस पर हैं? सेकेंड हैंड गुड्स। पहले दो किस पर हैं? सेकेंड हैंड गुड्स। हमने कहा वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिस साल में इनका प्रोडक्शन पहली बार हुआ था उस साल के अंदर हमने इनको इंक्लूड कर लिया होगा, तो अब इनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड था, कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने बेचने में हम मदद करवा रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं, इंटरमीडिएटरी सर्विस दे रहे हैं, बीच में कमीशन ले रहे हैं। तो बताओ जो ये सर्विस अपन ने दी, इंटरमीडिएटरी सर्विस, ये आपके पास में क्या फर्स्ट टाइम सर्विस है? यस। क्या ये फैक्टर इनकम होगी? यस। तो इसका मतलब इसको इंक्लूड करना चाहिए। यस। बात समझ में आ गई? तो अपन ने कहा एक पॉइंट नॉट इंक्लूडेड, दूसरा आ गया इंक्लूडेड। फिर आया सेल्फ कंजप्शन। अगले 2 पॉइंट किस पर हैं? सेल्फ कंजप्शन पर। सेल्फ कंजप्शन में 2 चीजें आती हैं, एक तो गुड्स आता है और दूसरा सर्विसेज। अगर हमने सर्विसेज को सेल्फ कंज्यूम किया तो उस केस में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सर्विसेज की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है अगर आपसे कहा जाए कि सर्विस की मार्केट वैल्यू निकालो, है ना? सोच के देखो, मैं अगर खुद घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं उसकी मार्केट वैल्यू बता सकता हूँ कि इतना? नहीं, कभी भी नहीं। सर्विस की हम मार्केट वैल्यू नहीं बता सकते, बट प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू होती है वो इजिली डिटरमाइनेबल होती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही है। जो हमने बाकी सबके लिए प्रोड्यूस किया है, जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया है, वैसा ही प्रोडक्ट हमने मान लो सेल्फ यूज किया है, कंज्यूम किया है, तो वहां पर क्या होगा, उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना हमारे लिए इजी है। तो हम कहते हैं कि ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को तो इंक्लूड करेंगे, बट सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आया हमारे पास बाकी के 2 पॉइंट्स बच गए। 2 पॉइंट्स क्या थे? सेपरेट, अलग अलग पॉइंट थे। तो एक हमने कहा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है, तो अब हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आया अगला पॉइंट, इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है, तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। बस इतना कह के उन्होंने रीजन छोड़ दिया। यहां तक बात समझ में आ गई थी? फिर ये मैंने आपको ये कराने के बाद मैंने आपसे कहा कि अगला मेथड कौन सा है? इनकम मेथड। इनकम मेथड की प्रिकॉशंस कितनी है? 10। कितनी है? 10। कैसे याद करेंगे? 3 2 3 2। कैसे याद करेंगे अपन? 3 2 3 2। अपन ने कहा, इसके बाद अपन ने कहा कि इनकम मेथड की प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, और इनकम मेथड की जो प्रिकॉशंस हैं वो है कितनी? 10। याद करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? 3 2 3 2। पहले 3 जो हैं वो किससे कॉमन है आपके पास में? वैल्यू एडेड मेथड से। इसमें हमने कहा था हर बंच में जो जो इंक्लूडेड वाला है वो तीनों पॉइंट ले लेना है। जैसे कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये पॉइंट वहां पर भी मिलेगा, इंक्लूडेड। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंक्लूडेड। और तीसरा इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, इंक्लूडेड। ये तीनों पॉइंट आपको प्रिकॉशंस में यहां पर भी मिल रहे हैं, और यही 3 पॉइंट आपको इनकम मेथड में भी मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो 3 तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? कॉमन। और अगले 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास? चार्ट से। अगले 2 पॉइंट किससे रिलेट है? चार्ट से। कि अगर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू को इंक्लूड किया तो उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमने प्रॉफिट्स को इंक्लूड किया तो उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे।
बताओ, कल हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि टोटल इनकम मेथड में 10 प्रीकॉशन है। याद करने का तरीका रहेगा 3 2 3 2। पहले 3 जो होंगे वो कॉमन होंगे। कॉमन किसके साथ? वैल्यू एडेड मेथड के साथ। कौन से 3 होंगे? जो इंक्लूडेड वाले हैं, हर बंच में से एक जो इंक्लूडेड वाला है। कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इम्प्यूटेड रेंट फॉर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस इंक्लूडेड। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? ये अपन ने बात कर ली थी। आज हमें इनकम मेथड की प्रिकॉशंस को लिखना है। अच्छा, 3 पॉइंट और भी बता दिए थे वैसे मैंने इनकम वाले। ट्रांसफर इनकम नहीं लेते हैं, इलीगल इनकम नहीं लेंगे, और कैपिटल और विंडफॉल गेन भी नहीं लेंगे। चलिए देखिए, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड हमारे पास कितनी है टोटल? 10। कितनी है टोटल प्रिकॉशंस? 10। बातें नहीं। चलो, प्रिकॉशंस 10 है हमारे पास इस मेथड में। 3 2 3 2। याद करने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा हमारे पास 3 2 3 2। पहले जो 3 है वो है कॉमन। 3 कॉमन है। पहले जो 3 है वो है कॉमन। अब 3 कॉमन कौन कौन से हैं? किसके साथ? वैल्यू एडेड मेथड के साथ। और तीनों में से एक एक बंच है आपके पास जो कि अपन इंक्लूड करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास, दैट इज कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। दूसरा आएगा हमारे पास, दैट इज ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और तीसरा आएगा हमारे पास इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। ये तीनों ही क्या रहते हैं हमारे पास? इंक्लूडेड। बात समझ में आ गई कि अपने पास 3 मेथड, ये 3 क्या रहेंगे आपके पास? कॉमन आ जाएंगे। कहाँ से? कौन से मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड से। अगले 2 पॉइंट चार्ट से हैं। 2 पॉइंट चार्ट से हैं। इफ compensation of employees included, then its components not included. If profits are included, then its components not included. फिर अपन ने बात करी अगले 3 पॉइंट, 3 तरीके की इनकम। 3 तरीके की इनकम। सबसे पहले ट्रांसफर इनकम। ये हमें पता है, डेफिनेशन में ही क्या दे रखा था हमारे पास कि अपन सिर्फ सम टोटल करते हैं किस चीज का? फैक्टर इनकम्स का। कौन सी इनकम नहीं लेंगे? ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे। फिर हमने कहा था इलीगल इनकम। इलीगल इनकम ये भी अपन नहीं लेंगे। और कैपिटल या विंडफॉल गेन, लॉटरी लग जाना, ये भी अपन नहीं लेंगे। तो इन तीनों को अपन क्या करेंगे? नॉट इंक्लूडेड। तो याद रखना भी आसान हो रहा है, बंच में चल रहे हैं इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। अगले 2 पॉइंट सेपरेट हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स सेपरेट। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज। बुक दिखाना। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज नॉट इंक्लूडेड। देखो, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज की अगर अपन बात करें तो वो ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड है? सैलरीज में इंक्लूडेड था। सैलरी में से ही तो टैक्स पे करते हैं, तो इसलिए उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। और तो लिखो इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज। इंक्लूड करें या ना करें? ना करें। क्यों? क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सैलरीज को ले चुके हैं और वो सैलरी में से ही पे करेगा, तो ये ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट था, तो इसलिए अब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, दैट इज ब्रोकरेज।
पेड या अर्नड कुछ भी कर सकते हैं, ब्रोकरेज अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, इसको इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडेड इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज नॉट इंक्लूडेड। देखो इनकम टैक्स जो हम एम्प्लॉय पे करता है वो अपनी सैलरी में से पे करता है, और सैलरी एंड वेजेस को तो टोटल को जो 30,000 मान लो हमने बताया था, एग्जाम्पल लिया था, उस 30,000 में से ही वो पे करेगा। इनकम टैक्स भी वो ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। तो जब उसी में से वो पे कर रहा है तो उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर इंक्लूड हो चुका है। बात समझ में आई? तो इनकम मेथड की कितनी प्रिकॉशंस है? 10। याद करने का तरीका क्या है? 3 2 3 2 3 2 3 2। क्लियर है? पहले 3 कॉमन है, कौन से मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड से। तीनों पॉइंट इंक्लूडेड है, तो एक एक बंच में जो जो इंक्लूडेड था वो ले आओ। कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, दूसरा ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और तीसरा इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये तीनों इंक्लूडेड। फिर अपन ने कहा 2 पॉइंट चार्ट से कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड कर लिया देन इट्स कंपोनेंट्स नॉट इंक्लूडेड, इफ प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड देन इट्स कंपोनेंट्स नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? ये चार्ट से पढ़ लिया था कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेंगे तो उसके नीचे कंपोनेंट्स को नहीं लेते, अगर ये दे रखा है तो, और अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उसके नीचे के कंपोनेंट्स को अपन नहीं लेते। क्लियर यहां तक? यहां तक देख लो। फिर अगले 2 पॉइंट्स अपन ने अगले 3 पॉइंट क्या करे, 2 3 2 हो गए। फिर अगले 3 पॉइंट चार्ट सॉरी इनकम, 3 तरीके की इनकम को हम नहीं लेते। कौन कौन सी इनकम को? ट्रांसफर इनकम को, इलीगल इनकम को, और कैपिटल या विंडफॉल गेन। देखो ट्रांसफर इनकम तो डेफिनेशन ही बोल दिया था कि फ्री की इनकम है, वन साइडेड इनकम है, एक तरफा है, नहीं लेंगे। क्लियर है? इलीगल इनकम की बात करी थी तो हमने कहा था कि सिर्फ लीगल इनकम लेते हैं, इलीगल इनकम नहीं लेंगे, ब्राइब वगैरह जो भी है। कैपिटल या विंडफॉल गेन, तो मैंने आपको बताया था जब लॉटरी वोटरी लग जाती है तो लॉटरी लगने से क्या इकोनॉमी में कुछ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ पैसा मिल रहा है, तो इससे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगले 2 पॉइंट है सेपरेट इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज, चर्चा हो चुकी है कि ये ऑलरेडी सैलरी में से पे करेगा, सैलरी को हम पहले ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट ले चुके हैं, तो अब हमें उसको सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज पेड ऑन या ब्रोकरेज अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सॉरी ब्रोकरेज पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे जैसा ये पॉइंट था ऐसे ये पॉइंट है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे जो खर्चा करते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि शेयर्स एंड बॉन्ड्स जो है वो पेपर क्लेम्स है, एक्चुअल में कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है ये। भाई शेयर खरीदना किसी कंपनी का क्या कोई गुड्स एंड सर्विस है? नहीं, वो गुड्स एंड सर्विस नहीं है, वो मेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पेपर क्लेम है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो उनको इंक्लूड नहीं करते। बट उनको खरीदने बेचने में अगर किसी ने, स्टॉक ब्रोकर ने हेल्प करी, एजेंट का काम किया, बीच में इंटरमीडिएटरी सर्विस दी, और बदले में उसने क्या कमाया? ब्रोकरेज कमाई, तो उस केस में मुझे ये बताओ क्या उसको इंक्लूड कर लेंगे? यस, क्योंकि उसने इंटरमीडिएट जो सर्विस दी है वो फैक्टर सर्विस है, इससे फैक्टर इनकम मिल रही है, और आपके पास में ये फर्स्ट टाइम सर्विस है, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा सेम पॉइंट था वैसा ही यहाँ पे पॉइंट है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ब्रोकरेज अर्न ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, कोई दिक्कत यहां तक? 10 याद हो गए? 3 2 3 2, पहले 3 कॉमन, दूसरे 2 चार्ट, तीसरे 3 इनकम, अगले 2 सेपरेट। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद अब हमारे पास आएगा एक्सपेंडिचर मेथड। करा दूं एक्सपेंडिचर मेथड भी आज? ओवर करते हैं, बाकी रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड टोटल कितनी है? 5। याद करने का तरीका क्या रहने वाला है? 3 2। किस तरीके से करेंगे? 3 2। 3 तरीके के खर्चे नहीं लेंगे, 3 तरीके के खर्चे नहीं लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स लेंगे या नहीं लेंगे? सेल परचेज पे नहीं लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स कर लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे।
आइए, 3 तरीके के खर्चे, तो अपना पॉइंट है पहले 3, तो 3 तरीके के एक्सपेंडिचर, 3 तरीके के खर्चे। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, क्यों नहीं लेते, रीजन समझ में आया, क्योंकि ये सिर्फ पेपर क्लेम्स है, इनसे कोई इकोनॉमी में कोई भी गुड्स या सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं हो रहा है। शेयर्स एंड बॉन्ड्स। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर कोई खर्चा कर रही है तो उसको ट्रांसफर पेमेंट्स पे तो वो भी नहीं लेंगे। इन तीनों को नहीं लेंगे, एक साथ लिख देते हैं, नॉट इंक्लूडेड। अगले 2 पॉइंट सेपरेट, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड। और दूसरा इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड एंड दिस इज इंक्लूडेड। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ फाइनल खर्चे ही लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन समझ में आता है, जो आप बाकी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। दूसरा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आपने पढ़ लिया कि जो हम सेल्फ के लिए प्रोड्यूस करते हैं, एसी बना रहे थे मार्केट के लिए, हमने खुद के लिए एसी यूज कर लिए, तो जो एसी बनाने में जो खर्चा आया, अच्छा एसी की जो वैल्यू थी आपके पास में, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ या ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्या वो अपन ने इंक्लूड किया था वैल्यू एडेड मेथड में? यस। तो वही कह रहे हैं कि उसके खर्चे को एक्सपेंडिचर मेथड में ले लो, कि जो भी खर्चा आया ऐसे गुड्स को बनाने में जो आपने खुद के लिए यूज किए हैं, उनको भी क्या करेंगे अपन एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें छोटी सी बात और रह रही है वैसे, एक इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी कंजप्शन में जो भी खर्चा हो रहा है वो हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे हमने एग्जांपल लिया था इंटरमीडिएट गुड्स में, पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर, तो हमने कहा पब्लिशर अगर पेपर परचेज कर रहा है तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन हम कभी भी नहीं लेते, सिर्फ फाइनल खर्चों को ही लेते हैं, है ना। फाइनल खर्चों का मतलब जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने में जो लास्ट में जो आपके हो रहे हैं वो, है ना, फाइनल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स के द्वारा। इसके अंदर नहीं, कैरेज फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है आपके पास में, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब इसके आगे इसको किसी दूसरे गुड्स में यूज नहीं करना। वही चीज है जैसे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स कर रहे थे, तो सेम उसी पॉइंट पर ये है आपके पास में। अगर कोई खर्चा हम दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको अपन कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये फाइनल वैल्यू में इंक्लूड होना है बस अब, तो इसको जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं फाइनल एक्सपेंडिचर का, जैसे आपने एसेट्स परचेज कर लिए, प्रोड्यूसर ने जो एसेट्स परचेज करे वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज फाइनल एक्सपेंडिचर, उसके आगे कोई खर्चा नहीं होना, क्लियर है। लेकिन रॉ मटेरियल परचेज करना वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है। आप कोई सर्विस ले रहे हो कोई चीज बनाने के लिए, वो भी क्या है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाया फैक्ट्री। ये बताओ, एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा किया जा रहा है, ये फाइनल खर्चा है या इंटरमीडिएट कंजप्शन है? बताओ। ये इंटरमीडिएट है, गुड्स को प्रोड्यूस करने में, फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो दिस इज आपके पास में इंटरमीडिएट। समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यू किस में, अगले गुड्स में जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी, इसलिए अपन कह रहे हैं ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या है, ट्रांसफर इनकम, इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। गिफ्ट मिले फ्रॉम अब्रोड, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रोड, तो गिफ्ट कहीं से भी मिले, ट्रांसफर इनकम है, वन साइडेड है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फाइनेंशियल हेल्प दी सुनामी विक्टिम्स को, फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स, बताओ ये भी वन साइडेड है, ट्रांसफर पेमेंट है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो, मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, पहला पॉइंट लिखते हैं, मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, by an individual
फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रोड, मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रोड। अब सोचो कोई इंसान अमेरिका में काम कर रहा है और अमेरिका से कमाकर वो ऑब्वियसली उसकी फैमिली यहाँ रहती है, तो क्या वो कुछ सेंड करता होगा अमाउंट? यस। तो वो उसने पैसा वहां से अमेरिका से इंडिया में भेजा। अब जो ये पैसा इंडिया में रिसीव किया इसकी फैमिली ने, क्या इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? तो सोचो, क्या ये फैक्टर इनकम है? क्या ये फैक्टर इनकम है? नहीं, ये ट्रांसफर इनकम है, फ्री की इनकम है। इनको तो फ्री में मिल रही है, उसने कमाई वो अलग बात है, बट जब हमें अब्रोड से मिल रहा है तो वो क्या है? ट्रांसफर, है ना? तो इन पर्सन को फैमिली की जो इनकम है ये ट्रांसफर इनकम है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड एज इट इज अ ट्रांसफर इनकम। बात समझ में आ गई? एक और करते हैं क्योंकि ये भी इस टाइप का इंपॉर्टेंट पॉइंटर रिवीजन में आना चाहिए। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रेंड की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन्स ऑफर्ड टू हिम फॉर परचेज ऑफ मोटर बाइक। कभी किसी से लोन लिया किसी पर्सन ने और उस लोन पर इंटरेस्ट पे किया, तो वो इंटरेस्ट को तब इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में जब आपके पास उस लोन को आपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया हो। कंजप्शन पर्पस के लिए अगर यूज किया लोन को और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस लोन का कभी भी इंटरेस्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये बताओ, दोस्त से लोन इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि हमने उसको लोन दिया था, किस पर्पस के लिए? मोटर बाइक, मोटर बाइक परचेज करने के लिए। तो मुझे बताओ, क्या ये आपके पास में कंजप्शन पर्पस के लिए यूज हुआ या प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज हुआ? प्रोडक्टिव का मतलब होता है बिजनेस में यूज करना। अगर बिजनेस के लिए लोन ले रहा है और फिर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। बट अगर कोई लोन कंजप्शन पर्पस के लिए लिया, बिजनेस के अलावा कोई पर्पस के लिए लिया, तो उस केस में वो इंक्लूड नहीं होगा। तो मुझे बताओ क्या होगा इसका? नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज लोन इज टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस, बिकॉज लोन इज टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस। ठीक है, हाँ जी। बात क्या हो रही है? इनकम कौन सी देख रहे हैं? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे या कि नहीं करेंगे। समझ में आई बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉरपोरेट टैक्स को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या हम इसको नेशनल इनकम में अगर आए पेमेंट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स बाय अ फर्म, तो इसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें आप लिखोगे इसको भी इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखना। टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? टैक्स का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट। अब जब कंपल्सरी पेमेंट है, बदले में हम कुछ डिमांड कर नहीं सकते, तो सोचो ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। टैक्स जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है, एक तरफा पेमेंट है। हम बदले में नहीं कह सकते कि मैं टैक्स जब दूंगा जब मेरे घर के सामने की सड़क बनाओगे, ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर है क्या? वोट में भी नहीं कह सकते ना। तो अपन ने बात यहाँ पे की, तो नॉट इंक्लूडेड ध्यान रखना। नेशनल का आया था, इसीलिए ये लिखवाना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या होता है? प्रॉफिट्स में लिखा हुआ था 3 कंपोनेंट में, वहां एक कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ था, तो ये इंक्लूड होना चाहिए। इसीलिए बच्चा इसको गलत करता है और इसीलिए ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। आपको ध्यान होना चाहिए कि वो मैंने बताया था, जैसे किसी की इनकम ना पता हो तो निकालने का तरीका, प्रॉफिट नहीं पता तो प्रॉफिट निकालने का तरीका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैक्स को इंक्लूड कर रहे हैं। उस टाइम तो प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करेंगे, मेथड में तो जो सिखाया वही। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए कि नेशनल इनकम में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको इंक्लूड करें या इंक्लूड ना करें, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। इसलिए लिखवा रहा हूँ ये अलग से पॉइंट, है ना? ये सब कभी भी नहीं लिखवाया आज से पहले, पहली बार लिखवा रहा हूँ उसको, लेकिन नॉट इंक्लूडेड। बात समझ में आई? ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हम टैक्स के बदले डिमांड नहीं कर सकते कुछ,
टैक्स एक तरफा है, वन साइडेड है, तो उस केस के अंदर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। 2 पॉइंट और लिखने हैं बस, फिर कंप्लीट। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, इनको इंक्लूड कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट आपके पास डिफेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, अगर इसको और अच्छे से लिखे तो लिख सकते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इंक्लूडेड मैटर ऑफ। इसमें कुछ गवर्नमेंट पे कर रही है ना, हम पे नहीं कर रहे, गवर्नमेंट पे कर रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में कुछ पार्ट आप इंटरमीडिएट भी ले सकते हो, और दोनों पार्ट ट्रीट हो सकते हैं इसके अंदर, फाइनल भी और इंटरमीडिएट भी। बट एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन क्वेश्चन पूछे बाई चांस, तो हम उसको कहेंगे कि इंक्लूडेड। थ्योरी ये देख सकते हो। फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर and defense of the country, the government has to employ defense personnel, policemen, judges, and others. The services of these persons may be taken as intermediary or final. These are final services so far as they provide security and peaceful existence to the household. Households को ये environment peaceful दे रहे हैं, वो तो है final service दे रहे हैं. On the other hand, they may be treated as intermediate service in so far as they provide peaceful environment to the productive process. जो बिजनेसेस के लिए जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये इंटरमीडिएट हो गया, वैसे ये फाइनल हो गया। इसलिए हमारे पास डिफिकल्ट है कि हम कितना इंटरमीडिएट माने कितना फाइनल माने। इस वजह से एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन हमेशा से इसको क्या कर लेते हैं, पूरे के पूरे को ही क्या ले लेते हैं अपन, इंक्लूड कर लेते हैं, ये हमने कहा। और लास्ट पॉइंट आपके पास में जो आ सकता है, दैट इज 5th पॉइंट, फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अगला पॉइंट है फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये गवर्नमेंट के कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है ये आपके पास में, ठीक। तो इसको भी क्या करेंगे अपन, इंक्लूड करेंगे, नहीं गवर्नमेंट के कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स में लेते हैं इसको। तो इसी के साथ ये आपके पास इस टॉपिक के तो सब कुछ क्लियर हो गया आपके पास में। अब एक छोटा सा टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो हमें लिखना रह गया है, समझ लिया था हमने। और उसके 2 मेथड्स हैं कि हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, बस उतना सा पार्ट हमारा बचा हुआ है, बाकी हमारा नेशनल इनकम 100% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट इसीलिए लिखवाए हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, अब इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड नेक्स्ट क्लास में, और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो कल की क्लास शायद हमारी लास्ट क्लास होगी नेशनल इनकम के ऊपर, बाकी जिसके जो डाउट्स होंगे फिर ले लेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे इसमें।